नमस्कार दोस्तों, हमारे एमपी एडीपीओ के जीएस पोर्शन की आज की जो क्लास होने वाली है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं से होने वाली है। हमारा जो अगला टॉपिक था प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ हमारे कंप्लीट हो गया था। प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत और लोक कलाएँ, तो हमने त्यौहार, संगीत और लोक कलाओं की क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम अपनी जो अगला टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं से ले उठा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। मध्य प्रदेश मैंने जब बोलियां करा रहा था तब भी मैं यार को मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश के साहित्यकारों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम अगर मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को उनके काल के हिसाब से बांटा जाए, ठीक है, तो उनके काल के हिसाब से हम 3 काल में बांट सकते हैं: प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। लोक साहित्यकार भी होते हैं जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन, ये हम प्राचीन कालीन साहित्यकारों को किस अवधि तक रख सकते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल प्राचीन काल से शुरुआत से लेकर जब तक भारत में सल्तनत काल था उससे पहले के जितने भी कवि हैं हम उनको प्राचीन काल में रख सकते हैं। जो हमारी प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका जो काल रहता है वही प्राचीन काल माना जाएगा। सल्तनत काल के बाद के जो कवि आते हैं हम उनको विशेषकर मध्यकालीन में रखते हैं, और आधुनिक में मध्यकाल के बाद के जो कवि आते हैं उनको हम आधुनिक काल में रखते हैं। तो प्राचीन काल में हमारे जो कवि हैं मुख्यतः है कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और राजशेखर। ठीक है, एक बाणभट्ट भी हैं जिनको हम आगे देख लेंगे। मध्यकालीन हमारे जो कवि हैं वो है केशव, पद्माकर, भूषण और राजा भोज स्वयं। ठीक है, और आधुनिक काल के हमारे जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शरद जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा। लोक साहित्यकार, हमारे कुछ लोक साहित्यकार भी हैं जगनीक, सिंगाजी, घाक और ईश्वरी। इनके बारे में भी हम विशेषता पढ़ेंगे। तो हम हमारे प्राचीन कालीन साहित्यकारों को, आज की जो क्लास रहेगी वो प्राचीन कालीन साहित्यकारों पर रहेगी। साहित्यकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम साहित्यकार की क्लास को 2 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, आज की हमारी जो क्लास कर रहे हैं वो हम प्राचीन कालीन साहित्यकार से कर रहे हैं। प्राचीन कालीन साहित्यकार में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार है वो है महाकवि कालिदास। कौन है? महाकवि कालिदास। ठीक है, महाकवि कालिदास का अगर हम एक जीवन परिचय देखें तो इनके जन्म और मृत्यु को लेकर विवाद की स्थिति है, पर फिर भी माना जाता है कि इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। कौन? महाकवि कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अब महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं आप उसे महाकाव्य में बांट सकते हैं, आप उसे नाटकों में बांट सकते हैं और आप उसे खंड काव्य में बांट सकते हैं। ठीक है, तो महाकवि कालिदास के जो हैं 2 महाकाव्य हैं। कितने? 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, क्वेश्चन सीधे एमपीपीएससी से पूछता है कि रघुवंशम और कुमार संभवम किस कवि की रचना है, या फिर इनमें से कौन सी महाकवि कालिदास की रचना है, या फिर महाकवि कालिदास के महाकाव्यों का नाम क्या है। ठीक है, इसी टाइप से सीधे क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में। रघुवंशम, महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य शासकों का वर्णन है इसमें। रघुवंश कौन सा? भगवान राम का जो वंश था वो रघुवंश था, तो उसी का जो वर्णन है वो रघुवंशम में है। याद रखिएगा। दूसरा है कुमार संभवम। ठीक है, इसको महाकवि कालिदास का प्रथम महाकाव्य बोला जाता है। कुमार संभवम महाकवि कालिदास का प्रथम महाकाव्य था। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है और कार्तिकेय कुमार की जन्म का वर्णन है। ठीक है, कार्तिकेय कुमार का जन्म का वर्णन है और शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। ये महाकवि कालिदास के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं। अगला आते हैं, तो हमारे महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से कौन सा महाकवि कालिदास का नाटक नहीं है। ठीक है, तो 3 नाटकों के नाम आपको मिलेंगे विशेषता: अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय। ठीक है, या फिर विक्रमोर्वशीय। कौन से हैं? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका पहला जो नाटक है। नाटक से आप समझ रहे हो, इस पे एक प्ले हो सकता है। पहले के समय प्ले चलते थे, तो जो नाटक चलते थे वही इनके द्वारा लिखे गए। तो पहला जो नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम।
ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो याद रखिएगा ये दुष्यंत और कर्णव ऋषि की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी है। मुख्यतः इनके जो नाटक लिखे गए हैं वो ज्यादातर प्रेम कहानियों में लिखे गए हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत और कर्णव ऋषि की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, बोला जाता है कि महाकवि कालिदास की पहली जो रचना थी वो थी मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, पहली रचना मालविकाग्निमित्रम थी। ठीक है, पहला महाकाव्य कुमार संभवम था, पर पहली रचना मालविकाग्निमित्रम थी, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो मालविकाग्निमित्रम उनकी पहली रचना थी। ठीक है, शुंग शासक अग्निमित्र, शुंग शासक का संबंध कहां से, जब हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि विदिशा के शासक थे शुंग, उनके पुत्र थे अग्निमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे, उनकी तथा मालविका की प्रेम कहानी है। याद रखिएगा, विदिशा के शासक अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कहानी है मालविका अग्निमित्रम में। फिर आता है विक्रमोर्वशीय। ठीक है, राजा पुरुवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी है। याद रखिएगा, मृत्यु लोक के या धरती लोक के राजा थे पुरुवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की कहानी है इसमें। याद रखिएगा, इनके 3 नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है या फिर ये नाटक किस कवि के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, फिर हम इनके देखते हैं तो खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य यानी कविताओं के रूप में लिखे गए खंड काव्य 2 हैं। पहला है ऋतु संहारम, दूसरा है मेघदूत। ठीक है, ऋतु संहारम और मेघदूत। ऋतु संहार की बात करें तो इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया गया है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आने के चांस है कि ऋतु संहार में कितने ऋतुओं का वर्णन किया है, तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया है और बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया गया, ऋतु यानी मौसम। अगला है मेघदूत। मेघदूत में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि किस महाकवि कालिदास के किस खंड काव्य में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, तो याद रखिएगा मेघदूत में। और यक्ष की कहानी है। यक्ष जो दरबार के बाहर खड़े होते थे वो अपनी प्रेमिका को बादल के सहारे संदेश भेजते थे। इसमें मेघदूत में मेघ यानी बादल, उसको दूत यानी एक संदेश वाहक बना के भेजा है। ठीक है, किसके द्वारा, यक्ष के द्वारा। कहां पर, अपनी प्रेमिका के लिए। तो मेघदूतम यक्ष की कथा है जिसमें प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया गया है। अगले जो हमारे साहित्यकार आते हैं महत्वपूर्ण है वो है भर्तृहरि। अगले जो हमारे साहित्यकार आते हैं महत्वपूर्ण भर्तृहरि। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई, ठीक है, राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता। अगर क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन से साहित्यकार या कवि राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे, तो याद रखिएगा भर्तृहरि। ठीक है, उज्जैन के राजा थे पहले ये, फिर अपना राजपाट विक्रमादित्य को सौंपकर खुद साहित्य की ओर चले गए। ठीक है, साधना स्थल इनकी चुनार यूपी में थी, याद रखिएगा, और समाधि इनकी सरिस्का अलवर राजस्थान में। ये याद रखिएगा, इनकी समाधि सरिस्का अलवर जिला राजस्थान में। इनकी साधना स्थली चुनार यूपी थी। जन्म इनका उज्जैन में हुआ था। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उज्जैन के राजा थे। ठीक है, पहले। इसके बाद है भर्तृहरि की गुफाएं। कहां पर है, तो उज्जैन में है भर्तृहरि की गुफाएं। जब हम अपना पुरातन वाला टॉपिक करेंगे तो हम उसमें गुफाएं और बाकी किले भी सारे कर लेंगे, बट अभी भर्तृहरि की गुफाएं कहां पर स्थित है, तो उज्जैन में स्थित है। इनकी अगर रचनाएं देखें तो याद रखिएगा त्रिशतक सबसे महत्वपूर्ण है। इनके त्रिशतक से इन 3 रचनाएं जो बनाई है वो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ गया कि त्रिशतक में कौन सा शतक नहीं है, तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये तीनों रचनाएं हैं भर्तृहरि की हैं। ठीक है, नीति शतक में नीति की बातें करते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को होना चाहिए। श्रृंगार में उनने श्रृंगार के ऊपर बातें करी है और वैराग्य में धरती से मोह माया तोड़ने की बात करी है। ठीक है, जो इसका नाम है उसी के टॉपिक की बातें करिए, पर हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा कि इसमें से त्रिशतक में कौन सा शतक नहीं है। ठीक है, अगली जो रचना इनकी वाक्यपदीय है। ठीक है, वाक्यपदीय। अगली जो रचना इनकी भागवृत्ति महावास्य दीपिका। इसके बाद मीमांसा सूत्रवृत्ति, शब्द धातु समीक्षा और वेदांत सूत्रवृत्ति। ठीक है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस त्रिशतक से हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। भर्तृहरि की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। पर वाग्यद्विपदी
भागवृत्ति, महाभाष्य दीपिका, महाभाष्य दीपिका से भी क्वेश्चन आया हुआ है, महाभाष्य दीपिका भी भर्तृहरि की है। मीमांसा सूत्रवृत्ति, शब्द धातु समीक्षा और वेदांत सूत्रवृत्ति, ये सब साहित्यकार भर्तृहरि की रचनाएं हैं। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं वो है भवभूति। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार है वो है भवभूति। इनका पूरा नाम था श्रीकंठ पद लाक्षण भवभूति, पर अगर सिर्फ श्रीकंठ भी पूछा है कि किस साहित्यकार का नाम श्रीकंठ है तो याद रखिएगा भवभूति का नाम श्रीकंठ है। इनका जन्म पदमपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म पदमपुर महाराष्ट्र में हुआ था। मध्य प्रदेश में इन्हें शिक्षा प्राप्त करी थी पवैया, पदम पवैया, ग्वालियर के पास है जो, ठीक है, वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र में आता है पवैया, वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा साहित्यकार यशोवर्मन के दरबारी कवि था, तो भवभूति, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भारतीय मिल्टन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भवभूति को भारतीय मिल्टन। मिल्टन कौन थे, मिल्टन साहित्यकार थे, पश्चिम के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, ठीक है। जैसे कालिदास को शेक्सपियर, भारतीय शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, वैसे ही इनको भारतीय मिल्टन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी अगर हम रचनाएं देखें तो भवभूति के महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं। पहली आती है मालती माधव, पहली मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, याद रखिएगा। मालती माधव में मालती और माधव की प्रेम कहानी है, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। दूसरा है महावीर चरित, तो याद रखिएगा राम कथा है ये, राम जी के शुरुआती जीवन की इसमें बात करी गई है महावीर चरित्र में, ठीक है, वीर रस से प्रधान का इनकी रचना है ये। अगला आता है उत्तर रामचरित, ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक बोला जाता है इसे। दुखांत मतलब थोड़ा इमोशनल वाला है, सेड टाइप का नाटक है। क्यों? क्योंकि इसमें राम जी के बात की कहानी है। तो राम जी के बात की कहानी जैसे हमें रामायण से भी पता है कि सीता जी से विलय और सारी कहानियां, तो वही संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक है उत्तर रामचरित्र, याद रखिएगा, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र और मालती माधव, तीनों किसकी रचनाएं हैं, भवभूति की रचनाएं हैं। और तीनों भवभूति की रचना होने के साथ साथ याद रखिएगा महावीर चरित्र किससे संबंधित है, तो भगवान राम से संबंधित है, उनके शुरुआती जीवन का। उत्तर रामचरित्र से हमें समझ में ही आ रहा है कि रामचरित्र भगवान राम के बाद के जीवन का प्रथम दुखांत नाटक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले जो आते हैं हमारे, वो आते हैं बाण भट्ट। अगले जो हमारे साहित्यकार आते हैं वो आते हैं बाण भट्ट, ठीक है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा साहित्यकार हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा बाण भट्ट। हर्षवर्धन ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी है। क्वेश्चन आए कि किस कवि को हर्षवर्धन ने कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी है, तो बाण भट्ट को दी है। इनकी रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं हैं हम देखते हैं। सबसे पहली और सबसे प्रमुख रचना है हर्षचरित, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में लिखा था, तो हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है इसमें, हर्षचरित्र, ठीक है। दूसरी जो इनकी रचना है वो है कादंबरी। इसको विश्व का प्रथम उपन्यास बोला जाता है, याद रखिएगा, विश्व का प्रथम उपन्यास कादंबरी को बोला जाता है। जैसे हमने भवभूति में देखा था कि संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा था, उत्तर रामचरित, वैसे कादंबरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा उनकी कुछ और रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, जो है चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुंड ताटी तक, ठीक है, चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुंड ताटी तक, ठीक है। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुंद ताटी तक, ये बाण भट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। अगले जो हमारे कवि आते हैं या साहित्यकार आते हैं वो आते हैं राजशेखर। अगले जो हमारे कवि और साहित्यकार आते हैं वो आते हैं राजशेखर, ठीक है। कलचुरी शासक युवराज देव के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा, कलचुरी शासक युवराज देव के दरबार में रहते थे। कलचुरी शासक का संबंध कहां से है, तो कलचुरी शासक का संबंध त्रिपुरी, याद रखिएगा, कहां से, त्रिपुरी, ठीक है। इनकी अगर हम रचनाएं देखें तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, ठीक है, कर्पूर मंजरी जो है इसमें कलचुरी वंश का वर्णन है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस रचना में कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है, तो कर्पूर मंजरी में कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है। बाल रामायण, बाल भारत और विद्यास्थल वंजिका, याद रखिएगा, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और विद्यास्थल वंजिका, ये सभी राजशेखर की रचनाएं हैं। अगर हम एक ब्रीफ रिवीजन देख लें तो हम सबसे पहले हमारा शुरू करते हैं महाकवि कालिदास से। तो महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, याद रखिएगा, महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभवम।
3 उनके नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय। 2 उनके खंड काव्य है, ऋतु संभारम और मेघदूतम। 2 उनके खंड काव्य, ऋतु संभारम और मेघदूतम। ठीक है। भर्तहरि, भर्तहरि की रचनाओं में त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। ठीक है। अन्य जो उनकी रचनाएं हैं वो है वाक्यपदीय, भागवृत्ति, महाभाष्य दीपिका, मीमांसा सूत्रवत्ती, शब्द धातु समीक्षा, वेदांत सूत्रवत्ती। अगली जो भवभूति, भवभूति की अगर हम रचनाएं देखें तो भवभूति के 3 रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित। मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित। बाणभट्ट, बाणभट्ट की अगर प्रमुख रचनाएं देखें तो हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तांडितक। ठीक है। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तांडितक। राजशेखर, राजशेखर की अगर हम रचनाएं देखें तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और विद्यासाल वंजिका। ठीक है। आपको ये पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपके साथ एक और बात शेयर करनी है कि मैं एमपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दोस्त होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देना चाहते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2021 वाला जो एग्जाम है वो अप्रैल में प्रस्तावित है, तो जो बच्चे वो देना चाहते हैं वो हमारी उस क्लास को भी फॉलो करें। तो ठीक है, यहाँ से आगे से एमपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वीडियो भी यहाँ पर यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपके जो दोस्त हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।